जय हिंद। हम आपको फर्स्ट पार्ट में कोशिका के अंदर के कुल 11 पार्ट तक बताए थे, जिसमें हम आपको जीव द्रव तक पढ़ा के छोड़े थे। आज हम उसके आगे यानी 12वां टॉपिक से शुरू करेंगे। हम आपको इस पार्ट में थोड़ा पहले वाले पार्ट का रिवाइज करा देते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, वरना आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए थे, श्वसन का काम करता है, क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम हम आपको बताए थे, यह प्रोटीन फैक्ट्री होती है। बड़े जीवों में बड़े जीवों में 80s, और जो नहीं दिखा देते हैं जिसमें छोटा होता है वो 70s उसमें पाया जाता है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम कर रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर का शक्ति दे रहा था और वो बाहरी कंकाल का भी काम कर रहा था। वैक्यूल्स जल को सोख रहा था। जंतुओं में छोटा और पेड़ पौधों में बड़ा। लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम कोशिका के अंदर के आत्महत्या की थैली। सेंट्रोसोम बता दिए थे, कोशिका का विभाजन करता है। न्यूक्लियस पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। जो इस न्यूक्लियस में द्रव भरा होता है उस द्रव को कहते हैं केंद्रिका द्रव, और जो पूरी कोशिका में द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को मिला दीजिएगा ना, तो दोनों द्रव को मिलाने पर जीव द्रव बनता है। ये हम 11 टॉपिक तक हम आपको बता दिए थे। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं 12 टॉपिक से। देखिए, सिलिया और फ्लैजेला क्या होता है। पहली बात आप नोट डाउन करके रखिए कि सिलिया और फ्लैजेला केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सिलिया और फ्लैजेला एक बाल के समान यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। ये आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। ये बाल के समान संरचना होती है। ये क्या करती है, ये कोशिका को हिलने डुलने में मदद करती है, कोशिका को मोशन प्रदान करती है। सिलिया और फ्लैजेला ये पौधों में नहीं पाया जाता है। ये अगर किसी कोशिका के पास अगर कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में है तो उसे वो चूस लेती है, इसी बाल के माध्यम से खींच लेती है। अतः सिलिया और फ्लैजेला फ्रीजिंग का भी काम करता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट में पाया जाता है। मूवमेंट एंड फ्रीजिंग का काम करता है, यानी अवशोषण का काम करता है। अब ये जो बाल लाइक संरचना होती है, बड़े बाल को करते हैं फ्लैजेला और छोटे बाल को कहते हैं सिलिया। यही कोशिका में गति का काम करता है सब। यही सिलिया और फ्लैजेला इस स्पर्म को शक्ति प्रदान करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये सिलिया और फ्लैजेला समझ में आ गया। प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, फ्लैजेला बड़ा होता है। अब हम समझते हैं 13वां पॉइंट कि लवक यानी प्लास्टिड कैसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, लवक या प्लास्टिड क्या होता है। कहेगा जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, वो तो न्यूक्लियस है। अगर आपको कहेगा पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे के यानी प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो वो प्लास्टिड यानी लवक है। वो ओनली फॉर प्लांट में पाया जाता है, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है, यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये जो लवक होता है, ये लवक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। चलिए हम सारे प्रकार को एक एक करके समझते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हर एक लवक के लास्ट में प्लास्ट लगा रहता है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट मतलब होता है लवक। हिंदी में कहते हैं इसे हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। नाम से स्पष्ट है, हरे रंग का होता है, पत्तियों में पाया जाता है, हालांकि तना भी हरा होता है। और यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, ये पौधों को ऊर्जा बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। ये इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण नाम के चैप्टर में। अभी हम मेन कोशिका पर ध्यान देते हैं।
लवक यानी प्लास्टिड की पहला प्रकार कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। यह पत्ती एवं तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है। समझ में आ गया? इस लवक का जो दूसरा पार्ट होता है ना, उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसे कहते हैं हिंदी में अवर्णित लवक। आ मतलब नहीं, वर्णित मतलब कम। ये किसी भी प्रकार के रंग को प्रदान नहीं करता है। जैसे ये हरा रंग दे रहा था, ये रंग नहीं देता है। ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली जड़ यानी मूल में पाया जाता है। ये क्या करता है? भोजन यानी क्लोरोप्लास्ट में जो भोजन बनाया है ना, उस भोजन को ये स्टोर यानी संग्रहित कर लेता है। ये आपातकाल में हम इसे खाएंगे। अगर पेड़ पौधों के लिए कभी लॉकडाउन मतलब पेड़ पौधों के लिए कभी पतझड़ हुआ तो उस समय इस संग्रहित भोजन को खाता है। अगर आपको कहेगा भोजन संग्रह कौन करता है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट करता है, यानी या वर्णित लवक। सॉरी, यहाँ पे जड़ होगा। अब यहाँ लवक यानी प्लास्टिड का जो तीसरा प्रकार होता है, जो तीसरा पार्ट होता है, उसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है रंग, प्लास्ट मतलब होता है लवक यानी वर्णित लवक। इसका काम क्या है? ना यह भोजन बनाएगा और ना ही यह भोजन संग्रहित करेगा। भोजन बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, संग्रहित करेगा ल्यूकोप्लास्ट, और उस संग्रहित भोजन को ये रंग प्रदान करता है। क्या करेगा? रंग प्रदान करेगा। भोजन दो जगह एक्चुअली संग्रहित रहता है, यह फल के रूप में या तना के रूप में, और एक तीसरा पार्ट आप समझिए तो हो जाता है फलों के रूप में, तनों के रूप में और जड़ के रूप में संग्रहित रहता है। ये भोजन बनाया, ये संग्रहित किया और एक रंग प्रदान करता है। क्या? ये भोजन बनाया, ये संग्रहित किया, ये रंग प्रदान। अगर आपको बोलेगा क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या है, तो रंग प्रदान। इसमें आप फेमस सुनेंगे गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटानोन के कारण, टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण, फलों का पीला रंग जैंथोफिल के कारण। ये क्या हो गया बाबू? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया आपको? जंतु में सबसे बड़ा कोशिका का अंग न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और पेड़ पौधों में सबसे बड़ा प्लास्टिड यानी लवक। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। भोजन बनाया क्लोरोप्लास्ट, उसको स्टोर करके रख लिया ल्यूकोप्लास्ट, और उसको रंग दे दिया क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ गया? अब आप 14वां समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं, देखिए 14 नंबर, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है। देखिए क्रोमोसोम क्या होता है? हमारे शरीर की कोशिका इतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं है। अगर आप एक सुई से एक नोक से देखिएगा ना, तो उसमें 8-10 कोशिका आ जाएगी। एक छोटी सी कोशिका अगर आप लीजिएगा, एक इधर छोटी सी कोशिका अगर उसको जूम कीजिएगा ना, तो आपको कोशिका के अंदर के ये सब अंग दिखाई देंगे। अब उस अंग में से एक अंग मिलेगा आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक का। इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक को अगर निकालिएगा और इस न्यूक्लियस को जब फाड़िएगा ना, तो उसमें इस संरचना के एक आपको 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। इसी संरचना के आपको, इसी स्ट्रक्चर के आपको 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। अगर अब आप कहिएगा कि क्रोमोसोम का काम क्या होता है, तो कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। कितने रहते हैं? तो 46 रहते हैं। कितने रहेंगे? 46 रहेंगे। जोड़ा में कहेंगे 23 जोड़ा है। अब एक बात आता है कि इस क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा। इस क्रोमोसोम को अगर खखोर के निकालिएगा तो क्या रहेगा? तो उसमें रहेगा आपको डीएनए, आरएनए और जीन वगैरह रहेगा। डीएनए, आरएनए और जीन वगैरह रहेगा। इस सब के लिए एक अलग चैप्टर होता है डीएनए आरएनए का। इतना तक समझ गए? कोशिका को निकालेंगे तो निकलेगा केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या निकलेगा? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को अगर तीरेंगे तो डीएनए, और डीएनए को थोड़ा और तीरेंगे तो आरएनए। समझ में गए आप? अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये क्रोमोसोम करता क्या है।
अब दूसरा कि इसको हम जोड़ा में क्यों लिखे हैं। ये 46 है तो ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम जोड़ा क्यों किए हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यही क्रोमोसोम हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है। शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, यही क्रोमोसोम निभाता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ जोड़ा में क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादातर चीज़ जोड़ा में है। देखिए, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। जोड़ा में हाथ भी है ना, आँख भी जोड़ा में है, नाक में भी 2 हिस्सा है, जबड़ा भी जोड़ा है, कान भी जोड़ा है, पैर में भी जोड़ा है, लंग्स भी जोड़ा है, किडनी भी जोड़ा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जोड़ा में है। समझ गए, सिमेट्रिक है। इसीलिए क्रोमोसोम को भी 2 जोड़ा में दर्शाया जाता है। कितने जोड़ा है, 23 जोड़ा है। संख्या में पूछेगा तो 46। समझ गए। अब हम देखते हैं कि मेल में होता है, मेल में भी 46 होगा और फीमेल में भी 46 होगा। देखिए, मानव भी लड़की भी है और मानव भी लड़का भी है। मेल में जो होता है ना वो 44 + 2 46, और फीमेल में भी 44 + 2 यानी 46। अब देखिए, यहाँ इस 2 वाले का अंतर होता है, इस 2 वाले का अंतर होता है। जैसे ये जो 2 होता है ना, मेल में रहेगा 100 x और 100 y, एक ठो x और एक ठो y। और फीमेल में जो रहेगा ना, दोनों एक के टाइम के रहता है, x। ये भी तो 2 हो गया, 46 हो गया ये सब। अब देखिए, मेल और फीमेल का ये 44 जो है, फीमेल में भी है और मेल में भी है। इसीलिए मेल और फीमेल का 90% स्ट्रक्चर सेम दिखता है। मेल का किडनी फीमेल में लग सकता है, मेल का हार्ट निकाल के आप फीमेल में लगा सकते हैं। मेल और फीमेल की संरचना 95% सेम होती है। बस जो अंतर होता है ना, वो इसी 2 के कारण आता है, वही इसी 2 के कारण। क्यों, देखिए, बल्कि उसके जनन अंगों में अंतर आता है। कहाँ अंतर आता है, जनन अंगों में अंतर। वो किसके वजह से हो जाते हैं, यही 2 क्रोमोसोम की वजह से। अब आपको कहेगा कि मेल में क्या होगा, x और y, फीमेल में क्या होगा, x और x। इसके बारे में, ये जो 2 44 है ना, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, और ये जो 2 है उसे कहते हैं ऑलोसोम। इसके बारे में हम डिटेल से समझाएंगे अर्धसूत्रीय विभाजन यानी नियोसिस में, और वहाँ समझाएंगे कि लड़का लड़की कैसे बनता है, कैसे कोई हिजड़ा यानी किंदन हो जाता है, जुड़वा कैसे पैदा हो जाता है, वहाँ हम इस चीज़ को समझाएंगे। आप समझ सकते हैं कि गुणसूत्र आप समझ गए होंगे। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ये जोड़ा में क्यों दर्शाया जाता है आप समझ गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम आपका PDF है। समझ गए। देखिए, अब हम समझते हैं 15 नंबर, कोशिका। आप कोशिका में सुने होंगे कि कोशिका को कई लोग कहते हैं सबसे छोटा अंग है। यह गलत है। कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है। अगर कोशिका सबसे छोटा अंग होता, सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता, तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रक है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब है। ये ना छोटे होते हैं। कोशिका सबसे छोटा पार्ट आपका राइबोसोम होगा। अगर आपको के कहता है कि कोशिका सबसे छोटा अंग है तो वो गलत है। कोशिका जो है ना, वो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। अब ये सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई क्या है भैया, ये यूनिट में प्रॉब्लम आ जाएगा। यूनिट किसे कहेंगे, यूनिट यानी इकाई किसे कहेंगे। तो देखिए, शरीर का सबसे छोटा इकाई का मतलब होता है शरीर में जो जो चीज़ की आवश्यकता है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारे के सारे चीज़ों को कौन सा पार्ट है जो अकेले कर सकता है। शरीर का सबसे छोटा उस पार्ट को बताइए जो हर एक काम अकेले कर सकता है। जो हर एक काम अकेले कर सकता है उसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब आप बताइए, दिल जो है वो सिर्फ धड़केगा, सांस थोड़ी ले सकता है। लीवर एब्जॉर्प्शन करेगा, सिर्फ वो एब्जॉर्प्शन ही ना करेगा। अगर आप बोलिएगा उसको प्रोटीन बनाने के लिए तो वो बनाएगा नहीं, ना बनाएगा। अब वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि सबसे छोटा पार्ट पता करो जो सारे काम पता कर सकता है, सारे काम कर सकता है।
तब मिला कोशिका यानी सेल। ये सेल अपना सारा काम खुद कर सकता है। ऊर्जा बना लेगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, प्रोटीन बना लेगा राइबोसोम के द्वारा, परिवहन कर देगा गोल्गी बॉडी के द्वारा, अपने को मजबूती दे देगा ईआर के द्वारा, जल को रोक लेगा वैक्यूल्स के द्वारा, अपने अंदर पाचन और सफाई कर लेगा लाइसोसोम के द्वारा, खुद के क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेगा, पुनः निर्माण कर लेगा यानी सेंट्रोसोम के द्वारा। समझ गए? अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। इसका खुद का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ये बना लेगा। ये सारा का सारा काम खुद कर सकता है। इससे छोटा कोई दूसरा अंग जरूर है सब, लेकिन वो अंग सारे के सारे काम खुद नहीं कर सकता है। अतः सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जैसे राइबोसोम को ही ले लीजिए, सबसे छोटा अंग होता है, लेकिन यह राइबोसोम ऊर्जा बना सकता है? नहीं। ऊर्जा जब भी बनाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। क्या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब भी करेगा तो सेंट्रोसोम करेगा। वह सबसे छोटा अंग जो सारे के सारे काम कर सकता है, उसी को कहते हैं इकाई यानी यूनिट। यूनिट कहते हैं उसी को। ये शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है कोशिका। अगर आपको कोई कह देगा सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो उसके मुंह पर ये वाला वीडियो मार दीजिए, भैया सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं है, यह सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है कोशिका। समझ गए? पार्ट नहीं है। अब हम समझते हैं कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। देखिए, बहुत से लड़कों को लगता है ना, प्रॉब्लम होता है कि कौन सा चीज़ प्लांट सेल में पाया जाता है और कौन सा चीज़ एनिमल सेल में पाया जाता है, और कौन सा चीज़ दोनों में पाया जाता है। कौन सा चीज़ दोनों में। एक सिंगल स्लाइड इसको देखिए, इसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए, जो प्लांट में पाया जाता है उसको हम इधर लिख दिए हैं, और जो हम एनिमल में पाया जाता है वो इधर लिख दिए हैं। जो दोनों में, ये दोनों में पाया जाता है उसको हम इधर लिख दिए हैं, बीच में लिख दिए हैं। समझ गए? जो जंतु यानी एनिमल सेल होता है ना, वह छोटा होता है और उसका आकार गोल होता है। छोटा और उसका आकार गोल होता है। और जो पादप यानी जो प्लांट सेल होता है ना, उसका आकार बड़ा होता है और वह चौकोर आकार का होता है। उसका आकार कैसा होता है? चौकोर। जो जंतु की कोशिका होती है ना, उसका जो वैक्यूल्स होता है, जो जल रखने के लिए जो वैक्यूल्स होता है, वो छोटा होता है। और जबकि पादप कोशिकाओं का जो वैक्यूल्स होता है ना, जल रखने वाला, वो बहुत ही बड़ी साइज का होता है। क्या होता है? बड़े साइज का होता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीन चीज़ ऐसी है कि जो इसमें है और इसमें भी है, बस थोड़ा सा का अंतर है। जैसे आप देखिए, ये छोटा, ये बड़ा, ये गोल और ये चौकोर। इसका वैक्यूल्स छोटा, इसका वैक्यूल्स बड़ा। अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। वो हो गया सिलिया और फ्लैजेला। हम आपको बताए थे कोशिका के बाहर जो बाल समान संरचना होती है उसे हम सिलिया और फ्लैजेला कहते हैं। और साथ ही साथ लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल जंतु यानी एनिमल सेल में ही पाया जाता है, पादप सेल में नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया? इसका आप समझ गए? इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब कुछ ऐसे चीज़ देखते हैं जो केवल पादप यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। जैसे सेल वाल कोशिका भित्ति, आपको हम पढ़ा दिए हैं। इससे ये सेल्यूलोज का बना होता है। दूसरा प्लास्टिड, और केवल ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, जिसका महत्वपूर्ण सबसे है वो होता है, वो कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्रोमोप्लास्ट, जो भोजन बनाता है। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा? पादप में पाया जाएगा यानी प्लांट सेल में पाया जाएगा। और ये 3 चीज़ सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा। अब ये जो 3 चीज़ है, ये प्लांट में और ये एनिमल में। समझ गए? और इसमें थोड़ा थोड़ा सिर्फ चेंजिंग है। अब हम देखते हैं वह कौन सा चीज़ है जो दोनों में ही पाया जाता है। ये दोनों में पाया जाता है। पहला हो गया कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका झिल्ली इसी में रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं ना, वही हो गया कोशिका झिल्ली। ये दोनों में हो गया। कोशिका को ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया, तो ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा।
वो दोनों में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका को बढ़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी कि नहीं? प्रोटीन वृद्धि का काम करता है, शरीर को बढ़ाता है, दोनों को वृद्धि चाहिए। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। और कौन सा राइबोसोम? 80S यानी बड़ा वाला में प्लांट सेल में पाया जाता है। सॉरी, प्लांट सेल में नहीं, जो बड़ा होगा। अब बताइए आप, ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER में पाया जाता है। तो ER किस में पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा। अब आप गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। परिवहन जरूरी है कि नहीं? जहाँ घट गया वहाँ लेके जाना, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, वो दोनों में पाया जाएगा। समझ में आ गया? सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है, जो कोशिका को विभाजन करता है। लेकिन सेंट्रोसोम में एक चीज ध्यान से समझिएगा, सेंट्रोसोम जो होता है ना, वो एनिमल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट और केवल छोटे ही पौधों में पाया जाता है। जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें सिर्फ छोटे पौधों में पाया जाता है, बड़े साइज के पौधों में नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम नहीं करता है, समझ गए? बड़े पौधों में सेंट्रोसोम द्वारा कोशिका विभाजन नहीं होता है, वह सेल प्लेट द्वारा होता है। अगर आपको कहेगा सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है, हाँ कि नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ दोनों में पाया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये हो गया आपका बेसिक समानताएं। ये केवल एनिमल में हो गया और ये केवल प्लांट में हो गया, और ये दोनों में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे समझाएंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। देखिए, अब हम समझते हैं 15 नंबर, कोशिका। आप कोशिका में सुने होंगे कि कोशिका को कई लोग कहते हैं सबसे छोटा अंग है। यह गलत है। कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है। अगर कोशिका सबसे छोटा अंग होता, सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता, तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रक है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब है। ये ना छोटे होते हैं। कोशिका सबसे छोटा पार्ट आपका राइबोसोम होगा। अगर आपको के कहता है कि कोशिका सबसे छोटा अंग है, तो वो गलत है। कोशिका जो है ना, वो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। अब ये सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई क्या है भैया? ये यूनिट में प्रॉब्लम आ जाएगा। यूनिट किसे कहेंगे? यूनिट यानी इकाई किसे कहेंगे? तो देखिए, शरीर का सबसे छोटा इकाई का मतलब होता है शरीर में जो जो चीज की आवश्यकता है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारे के सारे चीज़ों को कौन सा पार्ट है जो अकेले कर सकता है? शरीर का सबसे छोटा उस पार्ट को बताइए जो हर एक काम अकेले कर सकता है। जो हर एक काम अकेले कर सकता है उसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब आप बताइए, दिल जो है वो सिर्फ धड़केगा, सांस थोड़ी ले सकता है। लीवर एब्जॉर्प्शन करेगा, सिर्फ वो एब्जॉर्प्शन ही ना करेगा। अगर आप बोलिएगा उसको प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो बनाएगा नहीं? ना बनाएगा। अब वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि सबसे छोटा पार्ट पता करो जो सारे काम पता कर सकता है, सारे काम कर सकता है। तब मिला कोशिका यानी सेल। ये सेल अपना सारा काम खुद कर सकता है। ऊर्जा बना लेगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, प्रोटीन बना लेगा राइबोसोम के द्वारा, परिवहन कर देगा गोल्जी बॉडी के द्वारा, अपने को मजबूती दे देगा ER के द्वारा, जल को रोक लेगा वैक्यूल्स के द्वारा, अपने अंदर पाचन और सफाई कर लेगा लाइसोसोम के द्वारा, खुद के क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेगा। पुनः कोशिका के प्रकार के बारे में समझते हैं। कोशिका को हम लोग बेसिकली 2 प्रकार के बांटते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, ये कोशिका को हम लोग कहते हैं आरंभिक कोशिका। क्या कहते हैं? आरंभिक कोशिका। ये आकार में इतनी छोटी होती है ना कि इसे हम जूम करके माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। इस कोशिका के अंदर केवल और केवल जो मुख्य अंग होते हैं, बस वही पाए जाते हैं, ना कि सारे अंग पाए जाते हैं। 3-4 मुख्य अंग पाए जाएंगे, बाकी सब नहीं पाए जाएंगे इन कोशिकाओं में।
ये आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे साइज की होती है ये कोशिकाएं। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, नील हरित शैवाल, छोटे आकार का शैवाल होता है नील हरित शैवाल, समझ गए। आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उसे क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक। अब हम लोग समझते हैं एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का जो कोशिकाएं होती है ना, ये पूरी तरह से विकसित होती है, ये बहुत बड़े जीवों में पाई जाती है। अब इसका दो भाग हो जाता है, एक होता है जंतु कोशिका और एक एनिमल सेल, और एक होता है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। समझ गए। इन दोनों में हम आपको अंतर बताएंगे, पूरी अच्छा तरह से बता दिए हैं। अब हम लोग मेन अंतर समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप बताइए कि आप लोग क्या हैं, प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक। आप लोग तो यूकैरियोटिक होंगे, आप इसको कैसे याद रखिएगा, यू 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 यानी सब लोग, ऐसे आदमी कहता है ना यू स्टैंड अप, तो यू मतलब हो गया आप लोग, हम सब लोग। यू से हो गया यूकैरियोटिक और इधर हो गया प्रोकैरियोटिक। हम आपको यूकैरियोटिक पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, यानी एनिमल सेल प्लांट सेल में अंतर भी हम आपको स्पष्ट करा दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग मेन अंतर समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत का अंतर नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं होती है ना, इसमें कुछ होता ही नहीं है, और यूकैरियोटिक की जो कोशिकाएं होती है यह पूरी तरह विकसित होती है, सभी अंग इसमें होते हैं। देखिए अब हम अंतर समझते हैं। जो प्रोकैरियोटिक बहुत ही छोटी होती है जबकि यूकैरियोटिक बहुत बड़ी होती है। अब एक तरह का ये अंतर भी है, एक तरह हल्का सा ये थोड़ा अंतर है, ये छोटा ये बड़ा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिए कि जो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिकाएं होती है ना, इनमें जो केंद्रक पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है और वो अविकसित होता है। और जो यूकैरियोटिक में जो केंद्रक पाए जाते हैं ना, वो पूरी तरह विकसित होता है, उनका केंद्रक पूरा विकसित होता है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो हमारा जो यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इसमें एक न्यूक्लियस एक कवर द्वारा ढका हुआ है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है ना, वह छितराया हुआ रहता है। ये छितरा गया ऐसे ऐसे, जो न्यूक्लियस के अंदर जितना सारा सामान है ना, उसी के अंदर ये पूरी उसी में घूम रहा है कोशिका के अंदर, उसी को कहते हैं। इसमें नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस पर किसी भी प्रकार का लिफाफा यानी खोल नहीं होता है। जबकि हम लोग जो विकसित कोशिका वाले हैं, हमारी कोशिका के बाहर एनवेलप यानी एक लिफाफा पाया जाता है, जिससे आप कोशिका के अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा पाती है। समझ में आ गया। दूसरा अंतर समझते हैं, इनमें जो श्वसन होता है ना, वो जीव द्रव से होता है। किससे होता है? जीव द्रव से। और हमारे में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। हम लोग में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन होता है, लेकिन इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसीलिए जीव द्रव से श्वसन होता है। आप बताइए जीव द्रव किसे कहते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं? जीव द्रव। वो इस लिक्विड से ही सांस ले लेता है। जब बल्कि जो हम लोग श्वसन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू करते हैं। इनमें श्वसन जीव द्रव से और हम लोग में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। अब कुछ समानताएं समझिए कि जो दोनों में समान होता है। दोनों में डीएनए होता है, दोनों में जीव द्रव होता है, प्रकाश संश्लेषण दोनों कर सकते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कर सकते हैं। चूंकि यूकैरियोटिक दो भाग में, एनिमल और प्लांट, एनिमल वाला प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, लेकिन प्लांट वाला तो करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। कोशिका झिल्ली तो जेन्युइन है भैया कि दोनों में ही पाया जाता है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाएगा तो वह दोनों में बाहर सब चीज आ जाएगा। और दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। क्योंकि यूकैरियोटिक का जो जंतु वाला होता है ना, उसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यूकैरियोटिक का जो पादप वाला होता है ना, उसमें तो कोशिका भित्ति मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल दोनों में होता है। यूकैरियोटिक का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। अगला आप यहाँ समझिए, जो प्रोटीन जरूरत है दोनों में, अब यह प्रोटीन रहेगा तभी ना विकास करेगा, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, दोनों में होता है। जो
लेकिन यहाँ पे हम लोग में जो बड़े हैं, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, दोनों में यूकैरियोटिक में आते हैं, दोनों में राइबोसोम होता है, लेकिन एक 80S का होता है और इनमें क्या होता है 70S का होता है, यानी छोटे का होता है, छोटे होते हैं इसमें। इतने में ख़त्म हो जाता है प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए ऊर्जा नहीं बनती है, जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा और लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। यानी यूकैरियोटिक में हर एक चीज़ पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में यही थोड़ा सा पाया जाएगा, ये वाला पार्ट, और सिलिया वाला फ्लेजला वाला पार्ट पाया जाता है। इसमें ना बहुत कम चीज़ पाया जाता है और यूकैरियोटिक में बहुत ज़्यादा चीज़ पाया जाता है। अब एक बात बताइए, अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि यानी रिप्रोडक्शन का जो टाइमिंग है वो किस में ज़्यादा लगेगा, प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा समय में रिप्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा समय में कोशिका विभाजन करेगा, कि यूकैरियोटिक सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यानी रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है, प्रोकैरियोटिक। इसमें है ये क्या है, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ है, सिलिया फ्लेजला डीएनए टीएनए है, बनाया और तुरंत 100 बना दिया। और हम लोग की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, दुनिया भर का चीज़ उसमें अगर बनते 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 टाइम लग जाता है। इसमें कुछ है ये नहीं धड़ाधड़ फोटोकॉपी निकाल देगा, समझ गए। इसीलिए इनमें रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, जैसे अभी कोरोना वायरस है, उसमें बहुत तेज फैल जाता है, समझ गए, तुरंत तुरंत रिप्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ तक आप समझ गए प्रोकैरियोटिक का है, यूकैरियोटिक का है, दोनों में अंतर भी हम आपको बता दिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस की जांच कैसे की जाती है इसके आगे। धन्यवाद।